व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज का ये वीडियो ऑर्गेनिक सेफ्टी चैनल का मेकिंग इंडिया सेफ्टी के मिशन के तहत हमारा 25वां वीडियो है। आपका प्यार और स्नेह ही था जिसके कारण हम एक साल में 25 वीडियोस अपलोड करने में सफल हुए। आपके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भविष्य में भी इस प्यार और स्नेह और सहयोग और समर्थन की कामना करता हूं। साथ ही साथ आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। अगर आप हमारे इस मिशन से इत्तेफाक रखते हैं और हमारे इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए मेल आईडी पर अपना सपोर्ट और अपने सुझाव हमें भेजिए। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा उतनी ही जल्दी हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं महाभारत की एक कहानी से सेफ्टी का संदेश। ऋषि भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य उन्नत सैन्य कलाओं के स्वामी थे, जिन्हें उन्होंने विष्णु के छठे अवतार परशुराम से सीखा था। उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु के रूप में नियुक्त किया गया था ताकि उन्हें तीरंदाजी की बारीकियां सिखाई जा सके। प्रशिक्षण के दौरान एक दिन वे अपने विद्यार्थियों के तीरंदाजी कौशल की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी के आकार में एक लक्ष्य स्थापित किया और अपने छात्रों को उस पक्षी की आंख में तीर मारने के लिए कहा। उन्होंने प्रतियोगिता शुरू करने के लिए सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। जब युधिष्ठिर ने अपना स्थान लिया और तीर चलाने के लिए तैयार हुए तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने उन्हें बिना निशाने लगाए अपने स्थान पर वापस जाने को कह दिया। फिर दुर्योधन को बुलाया गया, लेकिन इससे पहले कि वह तीर चलाता गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, तुम क्या देख सकते हो? दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं एक वृक्ष पर एक पक्षी को देख सकता हूं। द्रोणाचार्य ने उसे भी बिना तीर चलाए अपने स्थान पर वापस जाने का आदेश दे दिया। एक के बाद एक सभी राजकुमारों को बुलाया गया और प्रत्येक से एक प्रश्न पूछा गया। उत्तर में किसी ने पेड़, पक्षी, शाखा, पत्तियां, उनके भाई, गुरु और यहां तक कि कई ने बादलों के भी नाम ले लिए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता चाहते क्या हैं, और उसने भी दूसरों की तरह ही उत्तर दोहराया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना तीर चलाए उन्हें वापस क्यों भेजा जा रहा है। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। जैसे ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, पक्षी की आंख। क्या तुम पेड़ देख सकते हो? द्रोणाचार्य ने पूछा। नहीं, अर्जुन ने उत्तर दिया। क्या तुम चिड़िया देख सकते हो? द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा। नहीं, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, अर्जुन ने उत्तर दिया। द्रोणाचार्य ने उसे तीर चलाने का आदेश दिया। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह सीधा पक्षी की आंख में जा लगा। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैंने भागवत गीता के एक श्लोक से की थी, जिसका तात्पर्य है कि दृढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति लक्ष्य पर एकाग्रित होकर ध्यान केंद्रित करता है। अत्यधिक बाधाओं का सामना करते हुए भी उन्हें उस मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिनकी बुद्धि एकाग्रित नहीं होती है, उनका मन विभिन्न दिशाओं में दौड़ता है और वे सफलता पाने में असमर्थ रहते हैं। हमारी बुद्धि हमारे मन को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है, इसलिए हमें उचित ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का विकास करना चाहिए और इसका उपयोग मन को उचित दिशा में निर्देशित करने के लिए करना चाहिए। इस कहानी का सार यह था कि जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और अन्य सभी इररिलेवेंट चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। इसके लिए बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट अर्थात शरीर, मन और बुद्धि के बीच पूर्ण समन्वय की आवश्यकता होती है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के सिवाय अन्य सभी को तीर चलाने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्होंने देखा कि उन सब के बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के बीच पूर्ण समन्वय नहीं था।
जबकि वे सभी महान निशानेबाज थे। अपने लेजर लाइक फोकस के परिणाम स्वरूप अर्जुन ने लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया। आप जानते हैं ना कि लेजर जो प्रकाश का एक फोकस्ड रूप है, स्टील तक को काट सकता है, जबकि साधारण प्रकाश कागज में से भी प्रवेश नहीं कर सकता है। यही फोकस की शक्ति है। फोकस सोच के सभी आयाम का आधार है। अनुभूति, स्मरण शक्ति, शिक्षा, तर्क और यहां तक कि निर्णय लेना भी आपके फोकस पे ही निर्भर करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बिना फोकस के आपके सोचने की क्षमता और कार्य करने की गुणवत्ता प्रभावित होती है? जब अपने कार्यस्थल पे सेफ्टी बाय चॉइस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो न केवल सेफ्टी गोल्स को प्राप्त किया जाता है बल्कि बिजनेस गोल्स को भी आसानी से और खुशी से प्राप्त करने में मदद मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अक्टूबर 1987 में जब पॉल ओनील को अल्कोआ के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण करने पर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के एक समूह के सामने पेश किया गया तो उन्होंने वर्कर सेफ्टी के सिवाय कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि वे अल्कोआ को अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बनाना चाहते हैं और वे जीरो इंजरीज के लक्ष्य को पाना चाहते हैं। उन्होंने ये बात केवल कही ही नहीं, बाद में करके भी दिखाई। अपने कार्यकाल की शुरुआत में उनको श्रमिकों की सुरक्षा को खुलेआम प्राथमिकता देने के लिए बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी, पर वो अपने श्रमिकों की सुरक्षा के खातिर अडिग रहे। नतीजतन 2 महीनों में ही फर्क नजर आने लगा और सिर्फ 1 साल के बाद ही अल्कोआ ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए। गौर करने की बात यह है कि पॉल ओनील के 13 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रति 100 श्रमिकों के लॉस्ट वर्क डेज 1.82 से गिरकर 0.2 तक नीचे आ गए, यानी कि 89% की आश्चर्यजनक कमी। उनकी सुरक्षा इनिशिएटिव्स के परिणाम स्वरूप कंपनी की मार्केट वैल्यू $3 बिलियन से बढ़कर $27.53 बिलियन हो गई। यही नहीं, कंपनी की नेट इनकम भी $200 मिलियन से बढ़कर $1.48 बिलियन तक पहुंच गई। इन सेफ्टी इनिशिएटिव्स के परिणाम स्वरूप अल्कोआ न केवल विश्व की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक बन गई, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी एल्युमिनियम निर्माता कंपनी के रूप में भी उभरी और उनके ऑपरेशंस 10 देशों में फैल गए। क्या यह साबित करने के लिए किसी और सबूत की आवश्यकता है कि लोगों को सुरक्षित रखने से एक ऐसा रॉबस्ट बिजनेस परफॉर्मेंस अचीव होगा जिसे अन्यथा पाना मुश्किल है? इससे फोकस और परफॉर्मेंस के बीच एक गहरा कनेक्शन भी साबित होता है कि हैप्पी वर्कर्स आर सेफ वर्कर्स एंड सेफ वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स। अफसोस की बात यह है कि आज के अत्यधिक कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में और तेजी से पैसा कमाने की उम्मीद में ध्यान सेफ्टी से हटकर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण सेफ्टी बाय चॉइस सेफ्टी बाय चांस में तब्दील हो गया है। सेफ्टी को केवल लिप सर्विस और मिनिमम फोकस देने से हम अपने लक्ष्य में कुछ समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन अंततः हम न केवल अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से पाने में असफल हो जाएंगे, बल्कि हमारे हाथ भी खून से रंगे जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मारे गए या घायल लोगों में से कोई भी जानबूझकर चोटिल होना या मरना नहीं चाहता था। क्या हमने कभी सोचा है कि मरने वालों के साथ साथ उनके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के भी सपने और अरमान होते हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं? क्या हम अपने मिसप्लेस फोकस और इस सोच के कारण कि आखिरकार मरने वालों के परिवार को इंश्योरेंस से मुआवजा मिल जाएगा, अपने कार्मिकों को सूली पर चढ़ा सकते हैं? दुख की बात है कि ऐसी प्रवृत्ति का चलन बहुत से संगठनों में प्रचलित है। माना कि दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन एरर होता है, पर उसमें मैनेजमेंट का उससे भी बड़ा रोल होता है। इस पर हम अपने आने वाले वीडियोस में जरूर बात करेंगे। इस कारण संगठन में टॉप मैनेजमेंट से लेकर ग्रास रूट लेवल वर्कर तक सभी का सेफ्टी पर फोकस करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनी है ना वो कहावत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। याद रखें, दुर्घटना के बाद चोटिल कर्मचारियों की घंटों, दिनों, हफ्तों या यहां तक कि महीनों तक कामबंदी हो सकती है।
ऐसे श्रमिक उस उत्पादकता में योगदान नहीं दे सकते हैं जो उनसे वो अपेक्षित है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पहले से ही सभी कार्य सही तरीके से करना सुनिश्चित करें। डू इट राइट द फर्स्ट टाइम एंड डू इट सेफ एवरी टाइम। रिमेंबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपैक्ट बिगिंस विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फोकस्ड माइंड्स। इसलिए हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के बीच सही समन्वय और तालमेल बैठाना जरूरी हो जाता है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम उस रास्ते से भटक सकते हैं जहां हम अल्टीमेटली पहुंचना चाहते थे। याद है निदा फजली का खूबसूरत शेर, घर को खोजें रात दिन घर से निकले पांव, घर को खोजें रात दिन घर से निकले पांव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था गांव। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।